जिस प्रकार मेरे पिताजी ने अपना बलिदान देके इस जनता के लिए 15-16 साल से जेल भोग रहे हैं, मेरी माता इस जनता के लिए अपना जान आहुति की। मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि आप लोग के विकास के लिए, आप लोग के काम के लिए, जिस प्रकार मेरी माता और पिता ने बलिदान दिया है, मैं भी आप लोग के लिए बलिदान देने के लिए तैयार हूँ। अपने झूठा चचा नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूँ, अब दूसरा तो उतना वादा नहीं किए थे जो नरेंद्र चचा वादा किए थे। हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरी हम युवाओं को देंगे प्रत्येक साल 15 लाख रुपया उन लोग का अकाउंट पे, स्विस बैंक में जो काला धन रखा हुआ है उसको लाएंगे तो सबके अकाउंट पे 15-15 लाख रुपया चला जाएगा। जब इस बात को पूछा गया तो वो बोले कि नहीं, रोजगार तो हम दिए हैं, पकौड़ा भी तल रहे हैं तो वो रोजगार है। बिहार में जो लोग जहर बना रहे हैं दारू के नाम पर, वो जहर बनना बंद हुए, लोगों का मरना बंद हुए और नियमतः यहाँ शराब चालू होनी चाहिए थी। जो बिहार है गरीबी में सबसे अंतिम पायदान पे है, यहाँ बेरोजगारी अंतिम सीमा पे है और यहाँ विकास का भी अंतिम पायदान पे लाया गया है। शिक्षा अंतिम पायदान पे है, स्वास्थ्य अंतिम पायदान पे है। तो सरकार क्यों डिंग हाँक रही है कि मैंने 15 साल बेमिसाल सरकार बनाया कर रहे हैं। आजकल नौजवान लोग, जो कम उम्र के बच्चे जो पढ़ाई करने जा रहे हैं, वो माता पिता से छुप कर अपने बैग में 4-5 बोतल अगर ले जाकर सेल करते हैं तो 5,000 रुपया वो कमा लेते हैं दिन भर में। क्राइम कंट्रोल करने के लिए कोई वास्ता नहीं है सरकार को। सरकार का एक ही नियत और नीति और जिद है, शराब बंद करना। मैं दिखाऊंगा कि मैंने शराब बंद किया, लेकिन सरकार से ये शराबबंदी होने की बात नहीं। पैसा बट रहा है तीर छाप का, तो सरकार उनका, प्रशासन उनका, पैसा उनका और सारे मंत्री, एक माननीय तेजस्वी यादव के पीछे में पूरे मंत्रिमंडल वहां उठकर बैठा हुआ था। और आप समझ सकते हैं कि कितना पैसा का खेला हुआ वहां पे। तारापुर में मात्र 2300 वोट से हम लोग हारे, वहां पैसा बिगा गया, छीटा गया। आज मजबूर हुए हमारे प्रधानमंत्री झूठा चचा नरेंद्र मोदी मजबूर हुए, आज तीनों कृषि कानून बिल वापस लेना पड़ा। और वो तीनों कृषि कानून वापस लेने का मेन मकसद था कि यूपी में चुनाव है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि वहाँ पे अभी तक संपर्क सड़क नहीं बना है, और जहाँ तक हमें जानकारी है आप ही के घर से लगभग 15-20 वर्षों से विधायक हैं, तो फिर आप लोग क्या कर रहे हैं? नमस्कार, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। आज हम मौजूद हैं अतरी विधानसभा क्षेत्र के चंदाचक गाँव में, और हमारे साथ जो मौजूद हैं वो अतरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं रंजीत कुमार उर्फ अजय यादव। हम इनसे जानेंगे बिहार में जो मौजूदा स्थिति है, शराबबंदी को देख लीजिए या फिर नीति आयोग की रिपोर्ट को देख लीजिए या फिर बिहार में बढ़ रहे बेरोजगारी को देख लीजिए, महंगाई को देख लीजिए, इन सभी मुद्दों पे हम बात करेंगे। तो रंजीत जी, सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर स्वागत। धन्यवाद। रंजीत जी, सबसे पहला सवाल यही है कि बिहार में शराबबंदी है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? बिहार में जो शराबबंदी है 2016 से जो लागू हुआ है, तो इनाम का शराबबंदी है। यहाँ जो भी आप जैसे भी जिस गली मोहल्ले में जाइए, आपको होम डिलीवरी मिल रहा है शराब। सरकार बोल रही है कि मैंने शराब बंद कर दिया, लेकिन मैं सरकार को कहना चाहता हूँ कि आप शराब किस प्रकार बंद किए हैं। अगल बगल में झारखंड चालू है, बंगाल चालू है, नेपाल चालू है, यूपी चालू है और चौबगल चालू है शराब, और शराब का खेप आपसे रुक नहीं रहा है। ट्रक के ट्रक आपके बिहार में पकड़ा रहा है, और बहुत सारे माफिया लोग जो सरकार में मिले हुए हैं, सरकार से मिलजुल कर माफिया लोग जो शराब का जो व्यापार कर रहे हैं, तो इस शराबबंदी इसको नहीं कह सकते हैं। ये तो व्यापारी लोग का जो व्यापार बढ़ावा होता है, शराब के माध्यम से बढ़ावा मिल रहा है। मतलब आपका कहना है कि सिर्फ सरकार के कागज़ पे बंद है, ज़मीन पे बंद नहीं है? ज़मीन पे बंद नहीं है पत्रकार महोदय। आप जाकर देखिए, कहीं भी किसी भी गांव में चले जाइए, आप देखिएगा, रोज़ आप देख रहे हैं, मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, टीवी के माध्यम से देख रहे हैं कि इतना ड्राम को नष्ट किया गया, इतना ड्राम को पकड़ा गया। लेकिन ये तो सिर्फ दिखावा है। 1-2 जगह पकड़ रहे हैं और दिखा रहे हैं कि मैंने ये कर दिया, लेकिन शराब तो बन रहा है, वो तो आप ही दिखा रहे हैं ना कि इतना ड्राम को नष्ट कर दिया गया, इतना ट्रक को पकड़ा गया। तो शराबबंदी कहाँ है जब शराब आपके एरिया में आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। और विशेष करके इस सरकार से मैं कहना चाहूँगा कि आपने युवाओं का भविष्य बर्बाद करके रखा है।
आज जो स्थिति है, नौजवान लोग जो बेरोजगारी से झेल रहे हैं, जो बेरोजगार हैं, वो लोग एक अच्छा माध्यम पकड़े हैं शराब बेचने का कि आप 500 में 400 में खरीदिए शराब को और 1000 1500 में बेचिए। एक बोतल अगर बेचते हैं तो 1000 रुपया का बचत होता है। इतना आसान कमाई कहाँ है? और बेरोजगार लोग को क्या चाहिए? उन लोग को तो रोजगार चाहिए। जब रोजगार नहीं सरकार दी है तो वो लोग अपना खुद का रोजगार पकड़े हैं। आप बहुत सारे आप जाइएगा, भुनटोली में जाइएगा, पासीखाना में जाइएगा, पासीटोला में जाइएगा और अदर कास्ट आजकल तो नाम हो गया कि पासीखाना में शराब मिलता है। हर कास्ट के लोग, हर वर्ग के लोग, हर नौजवान लोग या तो शराब को चुआ रहे हैं और नहीं तो शराब खरीदकर इंग्लिश के नाम पे जो डुप्लीकेट डिश शराब आ रहा है, जो जहर आ रहा है, उसको वो बेचने का काम कर रहे हैं। आजकल नौजवान लोग, जो कम उम्र के बच्चे जो पढ़ाई करने जा रहे हैं, वो माता पिता से छुप कर अपने बैग में 4-5 बोतल अगर ले जाकर सेल करते हैं तो 5000 रुपया वो कमा लेते हैं दिन भर में। गोपालगंज में जैसे कि लगभग 50 लोगों की मौत हो गई जहरीली शराब से, कहीं ना कहीं ये सरकार की विफलता है या फिर क्या इसको समझें? ये सरकार की विफलता है। ये सारे आम बिहार के नागरिक जो 15 करोड़ वासी हैं, सारे लोग देख रहे हैं। आप कहीं भी जाइए, किसी से पूछिए, सरकार का जो ये नीति है वो फेल कर गई है। और लोगों का कहना है कि अगर आप शराबबंदी की हैं तो पूर्ण शराबबंदी कर दीजिए, शराब एक बूंद नहीं मिले बिहार में। और अगर नहीं आपसे हो पा रहा है, आप शराब कंट्रोल करने में फेल कर गए हैं, तो क्यों गरीब गुरबा लोग जो डेली दिन भर कमाते हैं और शाम को 2 पैक के फेरा में जहरीली शराब पी रहे हैं, जो नुक छुप के लोग जहरीली शराब तैयार कर रहे हैं, ढंग से तैयार नहीं कर रहे हैं, क्यों गरीब गुरबा लोग को मार रहे हैं, क्यों गरीब गुरबा लोग को जेल में भर रहे हैं? आप कोर्ट में जाकर देखिए, आप जेल में जाकर पूरा रिकॉर्ड उठाइए तो वहाँ गरीब गुरबा लोग का संख्या शराब में सबसे ज़्यादा है। जो बड़े लोग हैं, जो सरकार में बैठे हुए हैं, जो ये शराब की तस्करी कर रहे हैं, उन लोग के ऊपर गाज नहीं गिर रहा है। लेकिन गाज किस पे गिर रहा है? वो गरीब गुरबा लोग जो गांव देहात में हैं, अगर पिए हुए थोड़ा सा भी पकड़ा गया, उनको पकड़ के डाल दिया गया जेल में। अच्छा, आपका कहना है कि सरकार के मिली भगत से शराब बिक रहा है बिहार में? मुझे तो पूर्ण विश्वास है, जब सरकार चाह जाएगी कि बिहार में शराब नो एंट्री हो जाए। पदाधिकारी लोग सब जगह खड़े हुए हैं, कैसे एंट्री हो जाएगा? अगर शराब आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो आतंकवादी जब इंटर करेगा बिहार में तो आप कैसे कंट्रोल करिएगा? अब उसको कह रहे हैं कि हम कंट्रोल किए हैं, तो शराब क्यों नहीं कंट्रोल हो रहा है? अपराधियों का बोलबाला है बिहार में रंजीत जी। जैसे कि आप लोदीपुर घटना देख लीजिए, नालंदा में 5-6 दिन पहले एक जेडीयू लीडर की हत्या हो जाती है, तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, सरकार का मेन नियत है और मेन नीति है कि वो किस प्रकार से शराब के मार्फत से, वो शराबबंदी के मार्फत से वो अपना वोट बैंक को मजबूत करे। उनका कोई नियत, आज किसी भी थाने में चले जाइए, किसी भी पेपर को उलट करके देखिए, आपको सिर्फ यही मिलेगा कि 6 इंजीनियर 1 बोतल बैग पेपर का दारू लिख के उनको अरेस्ट किया गया, उनका फ़ोटो खिंचवाया जा रहा है। एक डॉक्टरनी को जो हमेशा महाराष्ट्र में पीते हैं, जॉब करने के बाद जो थकान होता है वो अपने रिलैक्स के लिए 2 पैक पीते हैं, वो गलती से बिहार में आके वही चीज़ अपना लेते हैं। और डॉक्टर और डॉक्टरनी पढ़े लिखे सम्मानित व्यक्ति को जेल में डाल दिया जाता है कैदियों की तरह। और जो व्यवहार किया जा रहा है, तो अब कैसे कहेंगे कि सरकार ये नियत और नीति रखी हुई है कि मैं क्राइम को कंट्रोल करूँगा? उनको क्राइम पे कोई ध्यान नहीं है। आप पेपर उलटिए, सब जगह देखिए, शराब ही की चर्चा हो रही है हर जगह। और मुझे तो लगता है कि 29 तारीख से जो विधानसभा चालू होगा तो शराब ही की चर्चा होगी। लेकिन सरकार की कोई नियत नहीं है कि लोदीपुर में जो हत्याकांड हुआ, जो जदयू का यहाँ नालंदा में हुआ, पटना में हो रहा है, डॉक्टर की पत्नी को गोली मार दिया जा रहा है, इससे कोई वास्ता नहीं है सरकार को। क्राइम कंट्रोल करने के लिए कोई वास्ता नहीं है सरकार को। सरकार का एक ही नियत और नीति और जिद है, शराब बंद करना। मैं दिखाऊंगा कि मैंने शराब बंद किया, लेकिन सरकार से ये शराबबंदी होने की बात नहीं। अच्छा, एक बात और बताइएगा रंजीत जी, जैसे कि कुछ दिन पहले नीति आयोग का रिपोर्ट आया है, उसमें बिहार को पिछड़ा राज्य बताया गया है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, नीति आयोग का जो रिपोर्ट आया है, हमारे माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी भी आए हुए थे, लंटेन को प्रज्वलित किए, और उन्होंने जाते वक्त भी पत्रकार के माध्यम से बोला था कि नीति आयोग का जो रिपोर्ट है
उनको सरकार झुठलाने की कोशिश क्यों कर रही है? डबल इंजन की सरकार है, सेंटर में उनकी सरकार है और उनका रिपोर्ट है। जब बिहार फिसड्डी है, सबसे अंतिम पायदान पे है, तो सरकार क्यों बोल रही है कि 15 साल और बेमिसाल सरकार तो अपने बड़ाई का पुल बांध रही है। जबकि नीति आयोग का रिपोर्ट है कि सरकार, ये जो बिहार है, गरीबी में सबसे अंतिम पायदान पे है, यहाँ बेरोजगारी अंतिम सीमा पे है और यहाँ विकास का भी अंतिम पायदान पे लाया गया है, शिक्षा अंतिम पायदान पे है, स्वास्थ्य अंतिम पायदान पे है। तो सरकार क्यों डिंग हाँक रही है कि मैंने 15 साल बेमिसाल सरकार बनाया? अच्छा, सरकार के जो लोग हैं, शासन प्रशासन के जो लोग हैं, वो कहते हैं बिहार पिछले 15 वर्षों में बहुत विकास किया है, हमने हर घर तक सड़क पहुंचाया, हर घर तक नली गली पहुंचवाया। तो आप कहीं ना कहीं सरकार को झुठला रहे हैं इस मामले में। मैं सरकार से बोलना चाहता हूँ, वो पेपर वर्क बोल रहे हैं कि मैंने हर घर तक सड़क पहुंचा दिया, गली नली पहुंचा दिया। मेरे अतिरिक्त क्षेत्र में ऐसा गांव है कि 1947 के बाद आज तक वहां कोई गाड़ी नहीं पहुंच पाया, पहुंच पथ नहीं है। हमारे खिजरसराय में आप जाइए, हमारे पंचायत में डम्मर बिघा, वहाँ जब बारिश हो जाती है, पानी भर जाता है, तो 4-5 महीना वहाँ की लेडीज और जेंट्स घर से बाहर नहीं हो पाते हैं। अगर जेंट्स बाज़ार मजबूरी में जाते भी हैं तो भर छाती पानी से होकर जाते हैं। अच्छा रंजीत जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि वहाँ पे अभी तक संपर्क सड़क नहीं बना है, और जहाँ तक हमें जानकारी है, आप ही के घर से लगभग 15-20 वर्षों से विधायक हैं, तो फिर आप लोग क्या कर रहे हैं? आपको जानकारी होना चाहिए कि हम लोग का परिसीमन खिजरसराय चेंज हुआ 2009 में, और 2009 के बाद हमारे पूर्व विधायक माननीय श्री कृष्णनंदन यादव जी जीते। मेरी माता जीती, 5 साल मेरी माता रही। मेरी माता ने, आप इतिहास उठाकर देखिए, आप जाकर विधानसभा क्वेश्चन उठाकर देखिए, मेरी माता ने 5 वर्ष क्वेश्चन की कि डम्मर बिघा रोड आज तक नहीं संपर्क पथ बन सका है। और पिछली बार जो सेशन चालू हुआ था उसमें मैंने भी क्वेश्चन किया था कि डम्मर बिघा आज तक रोड नहीं बन पाया है। लेकिन सरकार की नीति और नीयत क्या है वो सरकार जाने। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जो सरकार खोखली बातों पे कि हर घर मैंने नल और जल पहुँचा दिया, आप किसी भी गांव में जाकर देखिए, नल जल का शिकायत है। कुछ घर में पानी पहुंचा, कुछ घर में पानी बिल्कुल नहीं पहुंचा। अब साल भर हो गया, पाइप गाड़ा हुआ, अब पाइप लीक कर रहा है, पाइप टूट के पानी फेंक रहा है, नल जल सफल हुआ। लूट का, भ्रष्टाचार का एक स्रोत हुआ, जिसमें पदाधिकारी लोग, जिसमें लोग इस नल जल के पैसा को भरपूर लूट किए। नाम हुआ कि हर घर में नल पहुंचेगा, लेकिन नल पहुंचा, लेकिन पाइप बीच बीच में फटा हुआ है, पाइप रिस रहा है सब जगह। आप जाइए मेरे घर में जाकर देखिए, मेरे घर में जाकर देखिएगा, मेरे दरवाज़ा पे देखिएगा, नल जल गया है। उस पाइप को रिसने से उस पाइप को टूट कर पानी बहता है पूरा। जब कंप्लेन किए हैं तो उसको तोड़ के मरम्मत किया, वो कितना दिन चलेगा वो ऐसा पाइप? अच्छा, एक बहुत ही अहम समस्या है रंजीत जी, बिहार में नहीं बल्कि पूरे भारत में महंगाई चरम सीमा पे है। लोग महंगाई के कारण बेहाल हैं। आप क्या कहना चाहेंगे शासन प्रशासन को? मैं तो अपने झूठा चचा नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूँ। अब दूसरा तो उतना वादा नहीं किए थे जो नरेंद्र चचा वादा किए थे। हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरी हम युवाओं को देंगे प्रत्येक साल। 15 लाख रुपया उन लोग का अकाउंट पे, स्विस बैंक में जो काला धन रखा हुआ है उसको लाएंगे तो सबके अकाउंट पे 15-15 लाख रुपया चला जाएगा। जब इस बात को पूछा गया तो वो बोले कि नहीं, रोजगार तो हम दिए हैं, पकौड़ा भी तल रहे हैं तो वो रोजगार है। तो ऐसा रोजगार जो डिग्री लेके हम पकौड़ा तलने का काम करें, ऐसा रोजगार तो हम डिग्री नहीं भी लेते तो लोग, बहुत सारे लोग हैं जो पकौड़ा तल रहे हैं। लेकिन जो पढ़ लिख कर डिग्री लिए हैं और वो उम्मीद किए हुए थे कि सरकार के तरफ से सरकारी नौकरियां उपलब्ध कराई जाएगी। पिछले बार चुनाव में हमारे गार्जियन नीतीश जी भी बोले थे कि 19 लाख स्वरोजगार देंगे। साल भर पार हो गया है, लेकिन स्वरोजगार के लिए लोग आशा लगाए हुए हैं कि कब आएगा। हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव तो बोले थे कि हम पहला कलम से 10 लाख सरकारी नौकरियां देंगे, स्वरोजगार नहीं बोले थे, 10 लाख सरकारी नौकरियां देने की बात बोले थे। और यहाँ के युवाओं ने, बिहार के युवाओं ने माननीय तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। लेकिन सब लोग जानते हैं कि पिछली दरवाजा से क्या खेला हुआ। जबरदस्ती जो जीते हुए विधायक थे उनको हराया गया, बेईमानी किया गया।
लेकिन इस बार नौजवान लोग मन में बांधे हुए हैं कि इस बार माननीय श्री तेजस्वी यादव को और ज़्यादा वोट देकर मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। अब तो वो 2024 या 25 में अब होगा चुनाव, तो 25 की बात कर रहे हैं या फिर मतलब कि 5 साल के कार्यकाल के अंदर ही बन जाएंगे? हम लोग जो नौजवान साथी हैं वो 2025 और 2024 का बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग ये बात कर रहे हैं कि हम लोग से जो भूल हुई, जो वोटिंग में कमी हुई, उस वोट को सुधारना, उसको बढ़ाना है। और चुनाव तो आते ही रहेगा। अभी एमपी का चुनाव आने वाला है, फिर एमएलए का चुनाव आएगा। हम लोग को सिर्फ बिहार ही नहीं देखना है नौजवानों को, हम लोग को तो केंद्र सरकार भी देखना है, जो हम लोगों को ठग कर 2 करोड़ नौकरियां का वादा करके ठगने का काम किया। और जहां तक कि आप बात कर रहे हैं महंगाई का, तो इसमें नौजवान केवल नहीं झेल रहे हैं, इसमें सारे बिहारवासी, सारे देशवासी इसको झेल रहे हैं। आपको याद होगा स्मृति ईरानी कांग्रेस के टाइम में 55 रुपये डीजल थी और वो धरना पर बैठी थी, चूड़ी फेंक रही थी, सिलेंडर लेके बैठी हुई थी। आज स्थिति है कि आज 100 रुपये डीजल, 105 रुपये पेट्रोल, इसको महंगाई नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। आज मजबूर हुए हमारे प्रधानमंत्री झूठा चचा नरेंद्र मोदी मजबूर हुए, आज तीनों कृषि कानून बिल वापस लेना पड़ा। और वो तीनों कृषि कानून वापस लेने का मेन मकसद था कि यूपी में चुनाव है और किसान लोग बहुत आहत हैं। 700 किसान जो शहीद हुए बॉर्डर पे, चाहे उनके मंत्री का जो बेटा गाड़ी से किसानों पे रौंद दिया, 7 किसान दब के मर गए गाड़ी से, उसको भुनाने के लिए, उसको छुपाने के लिए कृषि कानून जो था उसको वापस लेने का काम किए हैं। नहीं, उनका कहना है कि हम किसान के हित के लिए इसे वापस ले, लेकिन आप बोल रहे हैं कि चुनाव से डरी हुई सरकार। मुझे पत्रकार महोदय ये बताइए, किसान के हित के लिए आप ये कृषि कानून वापस ले रहे हैं, तो 14 महीना से आप कहाँ थे? जब 700 किसान शहीद हो गया, माँ बहन बेटी और किसान बॉर्डर पे ठंड में, और जब आप कटीले ताड़ से आप छेक रहे थे, उस समय आपका जमीर नहीं जागा था। आज चुनाव आया तो आपका जमीर जाग गया, आप किसान के हित की बात करने लगे। तपस्या आपका भंग हो गया। कैसा तपस्या करे थे? 14 महीना में नहीं टूटा जब 700 किसान मर रहे थे, लेकिन आपका अभी तपस्या भंग हो गया क्योंकि आपकी सरकार को किसान लोगों ने उखाड़ फेंकने का प्रण लिया है और उसको भुनाने के लिए, उसको दबाने के लिए इनका तपस्या भंग हो गया। अच्छा रंजीत जी, कुछ दिन पहले कुशेश्वर स्थान और तारापुर में चुनाव था, उपचुनाव था, ठीक है। वहाँ पे लालू यादव भी आए थे प्रचार करने के लिए, फिर भी चुनाव नहीं जीत सके। तो क्या लालू यादव के पॉपुलैरिटी में कमी आई है या फिर क्या मिस्टेक हुआ वहाँ पे? मैं वहीं पे तारापुर में था, मेरा ड्यूटी था टेटिया पंचायत में। जैसे आरजेडी के सारे विधायक को ड्यूटी में रहता है, मेरा पंचायत था टेटिया। और लालू जी जब आए, मैं आम लोगों की बात नहीं करता हूँ, बिजनेसिया की बात करता हूँ। जब भीड़ टूटा, मैं बिजनेसिया जो दुकान दिए हुए थे उनके पास मैं खड़ा था, सुन रहा था। उन्होंने बोला कि 1990 का लहर है, इतना भीड़ आज तक नहीं हम लोग ने देखा। लेकिन बात यहाँ है कि सरकार किसकी थी? सरकार किनकी थी? आप देखे होंगे मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से आपने देखा होगा कि साड़ी बट रहा है तीर छाप का, पैसा बट रहा है तीर छाप का। तो सरकार उनका, प्रशासन उनका, पैसा उनका, और सारे मंत्री, एक माननीय तेजस्वी यादव के पीछे में पूरे मंत्रिमंडल वहाँ उठकर बैठा हुआ था। और आप समझ सकते हैं कि कितना पैसा का खेला हुआ वहाँ पे। तारापुर में मात्र 2300 वोट से हम लोग हारे। वहाँ पैसा बिगा गया, छीटा गया, और प्रशासन के द्वारा मतगणना के टाइम में दुरुपयोग किया गया अपने पावर का। नहीं तो तारापुर चुनाव और कुशेश्वर स्थान हम लोग हारने वाले नहीं थे, लेकिन सरकार की ताकत और सरकार के दबाव और सरकार के पैसा के कारण हम लोग चुनाव हारे। अच्छा रंजीत जी, आखिरी सवाल बताइएगा, बिहार में जैसा कि आप बोल रहे हैं कि शराबबंदी नहीं है, आप लोग क्या चाहते हैं? ऑफिशियली फिर से वो चालू हो जाए या फिर ऐसे ही रहे, आम जनता घिसते पिटते रहे? हमारे माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने कहा कि हम लोग शराबबंदी के साथ थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि शराबबंदी अच्छे से इम्प्लीमेंट हो पाएगी तो इसको बंद रखना चाहिए। और सरकार से 2006 से 2021 हो गया और सरकार से नहीं संभल पाया इतने सालों में। तो मेरा कहना है
कि मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि कुछ अलग नियम और अलग धारा बनाएं। जिस प्रकार से दिल्ली में 21 साल के पहले के नवयुवक हैं वो शराब नहीं पी सकते हैं, उसी तरह का नियम होना चाहिए कि 21 साल के बाद जो एडल्ट हो चुके हैं वो खाना पीना अपना शौक़ होता है, लेकिन एक नियमावली होना चाहिए कि जो एडल्ट व्यक्ति हैं 21 साल के बाद वाले वो अपना कर सकते हैं, लिमिट में कर सकते हैं, रोड पे नहीं उतरे, शराब पीकर रोड पे नहीं धांधली करें। रोड पे धांधली करते उनको पकड़ के जेल भेजा जाए, नियम तोड़ा जाता है तो उनको जेल भेजा जाए। अब जो घर में बैठे हुए हैं, चाहे जो अपने होटल में बैठे हुए हैं, वो अपने मस्ती के लिए, मनोरंजन के लिए किए। जैसे 6 इंजीनियर जो कलकत्ता में उनका डेली जॉब करना था और शाम को 2 पैक लेके घर जाना था। कुछ ऐसा व्यवस्था हो कि जिससे सरकार को राजस्व की क्षति भी नहीं हो। और बिहार में जो लोग जहर बना रहे हैं दारू के नाम पर, वो जहर बनना बंद हुए, लोगों का मरना बंद हुए और नियमतः यहाँ शराब चालू होनी चाहिए थी। क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे रंजीत? मैं क्षेत्र की जनता को संदेश देना चाहता हूं कि आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोग ने मेरे पिताजी को विधायक बनाया, मेरी माताजी को, स्वर्गीय कुंती देवी को विधायक बनाने का काम किया और मेरी माता जनता की सेवा करते करते अपना प्राण आहुति दिए, अपना आगे बढ़ी। उसी प्रकार मैं क्षेत्र की जनता को हाथ जोड़कर मैं कहना चाहता हूं कि आपके विकास के लिए मेरा परिवार हमेशा तत्पर है। और जिस प्रकार मेरे पिताजी ने अपना बलिदान दे के इस जनता के लिए 15-16 साल से जेल भोग रहे हैं, मेरी माता इस जनता के लिए अपना जान आहुति की। मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि आप लोग के विकास के लिए, आप लोग के काम के लिए, जिस प्रकार मेरी माता और पिता ने बलिदान दिया है, मैं भी आप लोग के लिए बलिदान देने के लिए तैयार हूँ। तो हमारे साथ मौजूद थे अत्रि विधायक रंजीत यादव जी, जो कि हमारे हर एक सवाल का जवाब दिए। इनका कहना है कि बिहार में शासन की सरकार नहीं है, बिहार में भ्रष्टाचारियों की सरकार है। शराबबंदी पुनः से चालू होनी चाहिए, हालांकि उसमें कुछ इम्प्लीमेंटेशन के साथ। और बिहार में जो नीति आयोग का रिपोर्ट आया है वो कहीं ना कहीं बिहार को पिछड़ा राज्य बताया है और इनका भी मानना है कि सरकार को इस पर काम करना चाहिए। तारापुर, कुशेश्वर स्थान और पूरे बिहार में जिस प्रकार से शासन प्रशासन के द्वारा, इनका कहना है कि प्रशासन का गलत दुरुपयोग करके सरकार बनाया गया, वो बिल्कुल गलत है। लोकतंत्र की हत्या हुई है। हम ऐसे ही क्षेत्र और देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों आपको दिखाते रहते हैं और आगे भी दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें नालंदा दस्तक। धन्यवाद।